नमस्कार। दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं। और दिवाली पे सरकार ने गिफ्ट दे दिया है वो ये कि सिलेबस उत्तराखंड लोअर पीसीएस का इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। इससे पहले कि हम उसको डिस्कस करें, मैं दो बातें कर लूँ आपसे। पहली चीज़ कि सिलेबस बहुत अधिक डिटेल्ड में है, अपर से थोड़ा सा अलग है, यानी कि अपर के एक्स्ट्रा कुछ है। अपर से कम तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ में उसने बना रखा है, एक्स्ट्रा है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, सेक्शंस एक्स्ट्रा हैं, उसमें कुछ मैथमेटिक्स का भी सेक्शन है। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, साथ साथ में एथिक्स जैसे अपर में है वैसे डाल रखी है। उत्तराखंड में कुछ अलग सेक्शंस हैं, तो वो क्या क्या सेक्शंस हैं उनके बारे में एक ब्रीफ प्रिलिमिनरी चीज़ जो है हम वहाँ पे कर लेने हैं, अभी हम आज डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इस सिलेबस में मैं आपको बता चुका हूँ 4 पेपर हैं, उन चारों में से 2 पेपर्स के बारे में कुछ जानकारी की कमी है। इस सिलेबस में ये तो बता दिया कि भाई हिंदी में 6 क्वेश्चन आएंगे और उन 6 क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन है वो बता दिया है। एसए में क्या आएगा पता है, लेकिन जीएस 1 जीएस 2 में क्वेश्चंस का नेचर कौन सा कैसा होगा, यानी कितने मार्क्स के और कितने वर्ड लिमिट के क्वेश्चंस आएंगे, वो इन्होंने स्पष्ट अभी नहीं किया है। हालांकि सिलेबस बहुत डिटेल्ड में है, 10 पेज का सिलेबस है केवल 2 सब्जेक्ट्स का। तो इस जो सब्जेक्ट है इसको हम देखेंगे। तीसरी चीज़ और फाइनल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए जो कोर्सेज हैं प्री के लिए, अपने पास में प्री रिकॉर्डेड जो अपर का कोर्स है वो चलेगा, प्लस 50% हम लोग जो उसका कोर्स अलग है, और जो एप्टीट्यूड का कोर्स है वो लाइव क्लासेस उसकी हम चलाएंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ सब कुछ उसमें है। जहाँ तक इसके मेंस की बात है, मेंस के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सेक्शन अगेन हमको लाइव करना पड़ेगा। उसकी जो आंसर राइटिंग होगी वो शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो आप लोगों को अगर इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, नीचे जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर पूछ सकते हैं। लोअर के प्री से रिलेटेड कोर्सेज हमारे पास में अभी अवेलेबल हैं। मेंस के कोर्स अभी हमने शुरू नहीं किए हैं, लेकिन शुरू करेंगे जब अपर का मेंस एक बार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। और मैं इतना ही कहूँगा कि आपके पास में अभी समय है, इस समय को बहुत कायदे से यूटिलाइज कीजिए। पेपर वैसा नहीं रह गया है जैसे पहले था। ये पेपर मैं बोलूँगा जो यूपीएससी का सिलेबस है और अपर का सिलेबस है वैसा प्लस समथिंग है, उसके अतिरिक्त भी कुछ पूछा गया है। तो जो अतिरिक्त है उस पर भी फोकस करना है और जो बाकी है उस पर भी फोकस करना है। जो लोग अपर पीसीएस की तैयारी कर रखे हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। अगर आपने हमारे साथ तैयारी करी थी प्री या मेंस की, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हो सकता है, फ्री में ही आपको लोअर की भी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग शुरू करते हैं जो सिलेबस की एनालिसिस है। तो सबसे पहले तो हम उसी बात पे आ जाते हैं जहां हम कल आए थे। ये है पेपर का पैटर्न, एकदम ब्रीफ में देखेंगे। 4 पेपर अब इन्होंने बोला है कि अपने यूके पीसीएस लोअर में हो जाएंगे। पेपर नंबर 1 जो कि लैंग्वेज का जनरल हिंदी का होगा, इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश होगी, ज़्यादा नहीं होगी, अभी हम सिलेबस देख लेंगे। 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का, 6 क्वेश्चन केवल होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो भी डिफाइन किया हुआ है सिलेबस में। और ये है टोटल 35% इसमें लाना मैंडेटरी है, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि मिनिमम मार्क्स का यूकेपीएससी का एक रूल है। पेपर 2 जो कि एसए का पेपर है, इन्होंने अलग कर दिया है। इसमें 2 एसए ये पूछेंगे, टोटल 100 मार्क्स का, 2 घंटे का। और ये 2 घंटे हिंदी और एसए में है, ये ध्यान रखना। दोनों जो ये चारों पेपर है ना, 4 में से 2 का जो टाइम है वो 2 घंटा है, 2 का टाइम है 3 घंटा। फिर जनरल स्टडीज़ फर्स्ट और सेकंड 200-200 नंबर का, और बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है जिसको अभी हम देखेंगे क्या क्या उसमें है। अब आ जाते हैं पेपर 1 हिंदी पे। तो हो सकता है आपके पास कोई पीडीएफ आई हो, मैंने उसके हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कर लिया अपने हिसाब से। जो पेपर 1 में पहला क्वेश्चन है वो आएगा वर्ण और शब्द से। सिंपल सा है, स्वर, व्यंजन, संधि, भेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, व्याकरणिक कोटियाँ। ये लिखने के लिए आएगा। ये लगभग वही चीज़ है जो आपको पीसीएस के उसमें भी देखने के लिए मिलती है। हालांकि पीसीएस में आप देखोगे वर्ण वगैरह नहीं पूछते हैं, यहाँ पूछ लेंगे, लेकिन ये कोई विशेष कठिन नहीं है। दूसरा हो गया आपका शब्द रचना और अर्थ। यहाँ पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म, वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रूढ़, यौगिक, रोग रूढ़, योग रूढ़। ये जो होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे जो अलग अलग लिस्ट होती हैं, सूचियाँ होती हैं शब्दों की, वो रटनी पड़ती हैं। तो ये रटने वाला सेक्शन है। इसमें हालांकि डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, पर ये रटने वाला शब्द जो सेक्शन है वो भी है। वाक्य रचना, फिर ये थोड़ा सा सरल है। इसमें केवल अगर लोकोक्ति या मुहावरे को देख लें, जिसको केवल रटना है,
उसके अतिरिक्त बहुत सरल है, आसानी से कवर हो जाता है। अपठित गद्यांश या पाठ बोधन, तो वहाँ पे 15 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और उसमें भाषा और व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में संक्षेपण है, जिसमें शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंक की व्याख्या है, इस तरह करके है। ठीक है, तो शीर्षक 3 नंबर का, सारांश 6 नंबर का, रेखांकित अंक की व्याख्या 6 नंबर की, ऐसा भी इसमें दे रखा है। इसके अतिरिक्त हिंदी आलेखन का एक सेक्शन है जो कि 35 नंबर का है टोटल। ये भी बहुत सरल होता है, इसमें विशेषकर जो पत्र लेखन वाला है। तो यहाँ सरकारी, अर्ध सरकारी, इनके केवल आपको एक बार फॉर्मेट रट लेने होते हैं। इसमें 15 में से 15 नहीं तो 10 नंबर तो आने ही आने हैं अगर आपने फॉर्मेट इसको कर लिया। और लास्ट में आ गया आपका अनुवाद, हिंदी गद्यांश का एक अंग्रेजी में, अंग्रेजी का एक हिंदी में, 10-10 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एस्से सबसे पहले तो 2 घंटे का है और इसमें आपको 700 वर्ड का एस्से लिखना है, जो कि एग्जैक्टली वैसा है जैसा अपर पीसीएस में है। तो अपर पीसीएस से अलग तैयारी आपको इसकी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए भी क्योंकि इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो टॉपिक्स हैं, अगर आप देखोगे ये अपर पीसीएस के सेक्शन ए और सेक्शन सी में है। तो सेक्शन ए में इन्होंने लिटरेचर, कल्चर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पूछ ली हैं, ये आपको सेक्शन ए में मिलेगा अपर पीसीएस के अधिकतर। सेक्शन बी में जो पूछा है वो अपर के सेक्शन सी में है। तो एग्जैक्टली जैसे उसकी तैयारी हुई थी वैसे ही इसकी भी तैयारी करनी है। दूसरी चीज़, इसमें आप चाहें तो मेरा एक एस्से पे लेक्चर है, यहाँ लाइव में जो हमारा एक बटन है ऊपर चैनल पे, उस पर अगर आप क्लिक करोगे, एस्से का वो लेक्चर जो है मेरे ख्याल से आपके काफ़ी काम आ सकता है। हो सकता है वो हिंदी और एस्से का ओरिएंटेशन लेक्चर हो। ठीक है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए, आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी कि उसको कैसे कवर करना है। अब हम आ जाते हैं जीएस के सिलेबस पे, जो बहुत लंबा चौड़ा इसका सिलेबस इन्होंने बना रखा है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पे उन्होंने टाइम ज़्यादा दे दिया, 3 घंटे का, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 नंबर का, यानी 200-200 नंबर के 2 पेपर हैं और 3 घंटे का आपको टाइम दे दिया गया है। अब इसमें पहला सेक्शन है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया। अच्छी बात है, इन्होंने खूब लंबा चौड़ा एकदम बढ़िया करके इसको ना बता रखा है कि वेरियस आर्ट फॉर्म्स, तो उसमें क्या क्या, लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूज़िक वगैरह, ये सब किस तरीके से डेवलप हुए, भक्ति, सूफिज़म जो फिलॉसफी से रिलेटेड हो गया, इसकी मेन पर्सनालिटीज़, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट रूलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अपर का जो मेंस है ना, उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एज सच है नहीं, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। वैसे ही मेडिवल इंडिया में जो अपर में अगर आप देखोगे, मेडिवल इंडिया का सेक्शन अपर में है नहीं, केवल आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दे दिया है। तो लंबा चौड़ा सिलेबस यहाँ पे बना दिया गया है और उसमें स्पेसिफिक दे रखा है वेरियस रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम रूल, सिचुएशन ऑफ टर्मोइल एंड ट्रांजिशन टू मॉडर्न इंडिया वगैरह। तो अर्ली मॉडर्न पीरियड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और पूरा एंशिएंट नहीं है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट रूलर्स और पॉलिसीज़ अगर यहाँ पे दे दी तो इसका मतलब है कि भैया अकबर की सुलह कुल की पॉलिसी, फॉर एग्जांपल अलाउद्दीन खिलजी की कोई पॉलिसी, बलबन की कोई पॉलिसी, इस तरह की चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे पूछा जा सकता है। देन हम आ जाते हैं मॉडर्न इंडिया में, जो कि बहुत लंबा चौड़ा है। मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम मूवमेंट सबको ही पता है कि भैया मेंस में वहाँ से आता है ज़्यादा, तो इन्होंने दे रखा है लंबा चौड़ा। 18th सेंचुरी का ये जो पूरा सिस्टम है वो पूछ लिया, 18th-19th सेंचुरी, उसके बाद से फ्रीडम मूवमेंट जो शुरू होता है और फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं पता होगा, सब कुछ जो आप जो भी बुक पढ़ते हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, बिपिन चंद्रा पढ़ते हो, जो पढ़ते हो, उसमें ये सब कुछ कवर्ड है इजीली। 1857 के बाद वाला जो फ्रीडम मूवमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो उसको आप वहाँ से कवर कर सकते हो। अब एक अलग से सेक्शन है, वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, बिल्डिंग द नेशन थ्रू सोशल एंड कल्चरल इनिशिएटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5-year प्लान, लेटर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग। ये छोटा सा है, मेरे ख्याल से इसको कवर करने में मुश्किल से आपको 2 दिन लगेंगे, इजीली कवर कर लोगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि जो हम लोग क्लास 11th की इकॉनमी पढ़ते हैं एनसीईआरटी, उसमें काफ़ी हद तक इसमें जो चीज़ें हैं वो तो इजीली कवर हो जाएंगी, इकोनॉमिक चैलेंजेस और ये केवल बिल्डिंग द नेशन थ्रू सोशल एंड कल्चरल इनिशिएटिव, ये थोड़ा सा ना वेग टॉपिक है, इसको कवर करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो कोई बात नहीं, करेंगे, क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ उत्तराखंड, अब जैसे उन्होंने नेशनल हिस्ट्री पूछ ली, उत्तराखंड की भी पूछ ली, और ये
बिल्कुल मुगालते मत रहना कि पहला पेपर खत्म हो गया, पहला पेपर बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, और इसमें एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हैं जो आपको अपर में मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे रिलेशन ऑफ रूलर्स विद सिख रूलर्स ऑफ दिल्ली, नेपाल एंड सिरमौर इन मेडिवल टाइम्स। दिल्ली का तो हम कवर कर लेते हैं, नेपाल भी कर लेते हैं, लेकिन ये सिरमौर और सिखों के साथ में क्या रिलेशनशिप है इतना हम कवर नहीं करते हैं, तो वो अभी हमको कवर कर लेना चाहिए। इसके बाद से स्लेव ट्रेड, देखो यूरोपियन ट्रैवलर्स, सर्वेयर्स, मिशनरीज, हालांकि हमने अपनी किताब में कवर किया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इनने मेंस के सिलेबस में दे रखा है। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्मी कैंटोनमेंट्स एंड सोशल इम्पैक्ट अलग से एक नया टॉपिक है। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे आर्य समाज एंड शुद्धिकरण मूवमेंट, ये स्पेसिफिकली आप देखोगे ना हरिद्वार की साइड का जो पोर्शन है वहाँ के लिए रेलिवेंट है, तो वो हमको करना है। अब गाड़ी सड़क मूवमेंट, ये इन्होंने एक नया मूवमेंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। गांधी जी जब उत्तराखंड में आए तो क्या क्या हुआ उसको अलग से टॉपिक मेंशन कर दिया। लोकल रिस्पॉन्सेस टू गांधीयन मूवमेंट्स इन पॉपुलर पार्टिसिपेशन। फिर टिहरी रियासत के बारे में तो चलो जो है वो सब कुछ ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखो ये मतलब और डिटेल में बहुत अच्छा इन्होंने सिलेबस बना के दिया है। रिलीजियस लाइफ एंड कल्ट्स, तो यहाँ पे इन्होंने नाथ संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय, इनका क्या इन्फ्लुएंस है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का क्या इन्फ्लुएंस उत्तराखंड में है, ये भी पूछ लिया है। टेम्पल आर्किटेक्चर चलो ठीक है कर सकते हैं। उसके बाद से ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, एक नया शब्द इन्होंने, आप देखेंगे सरकार भी ना इस चीज़ पे बड़ा जोर देती है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स पे जो इंडिया के हैं, तो उसको IKS बोला जा रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। तो उनका उत्तराखंड में कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं और उनका क्या क्या योगदान है उनके बारे में हमें बात करनी होगी। देन हाइड्रोलिक आर्किटेक्चर, कूप, नौला, खाल, घराट, ठीक है, तो इनके बारे में। फोक डिटीज़ कौन कौन से हैं इस बार तो इन्होंने क्योंकि प्री में भी पूछा था तो ये अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, जागर, पांडव लीला वगैरह। फिर आप देखेंगे टूरिस्ट स्पॉट्स इन्होंने कुछ स्पेसिफिक मेंशन कर दिए कि भैया इतने तो कर ही लेना, हेमकुंड, नानक मत्ता, कैलाश मानसरोवर, पिरान कलियर, कुंभ। हालांकि कैलाश मानसरोवर उत्तराखंड में नहीं है, बाकी हैं, तो उनके बारे में हमें कर लेना है। अच्छा, कुंभ मेला, उसके बाद से इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ स्पेसिफिक बता दिया, संत, फ्रीडम फाइटर, ऑथर और आर्टिस्ट, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा और लिटरेचर। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट बुक्स वगैरह इसमें है, जो इन लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इनकी खूबियाँ क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा हमको कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो अपर में नहीं है, जो हमें अलग से कवर करनी पड़ेंगी अपनी क्लासेस में। अभी पहला पेपर ख़त्म नहीं हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो यहाँ पे पहला है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वही है जो आप अपने लक्ष्मीकांत वगैरह में पढ़ते हो, कुछ इसमें अलग ऐसा नहीं मिलेगा आपको, लगभग पूरी तरीके से जो आपका अपर में है लगभग वही चीज़ आपको यहाँ लोअर में भी दिखाई देगी। नथिंग इज़ एक्स्ट्रा, सब कुछ हम पढ़ते हैं वहाँ पे वो यहाँ पर भी इन्होंने दिखा दिया है। नेशनल इंटीग्रेशन एंड चैलेंजेस, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी वाला, इंटरनल सिक्योरिटी वाला इशू है, तो वो भी यहाँ पे हो गया। उत्तराखंड के बारे में भी अब इन्होंने पूछ लिया कि भैया पॉलिटिकल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसे अपर के PCS में था, तो अब ध्यान दें उत्तराखंड का इन्होंने अलग से सिलेबस दिया है और काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। जुडिशियरी इन उत्तराखंड, पॉलिटिकल पार्टीज़, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सोशल इश्यूज़, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, तो यहाँ पे कुछ सोशल इश्यूज़ के नाम लिख दिए हैं और बाकी जो भी इश्यूज़ होंगे, ठीक है, करप्शन, सिविल सोसाइटी, माइनॉरिटीज़, क्लाइमेट चेंज, पावर प्रोजेक्ट्स, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हमने कर ली हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड कंट्रोल, फिर सोशल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन उत्तराखंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने अलग अलग एक तरीके से डिपार्टमेंट्स के नाम है, तो विमेन एंड चाइल्ड, हेल्थ एंड वेलनेस, एजुकेशन एंड लर्निंग, इन सब में क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड के द्वारा उनका हमको पता करना है। नेशनल बेसिक सर्विसेज स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन उत्तराखंड, ये वो स्कीम्स हैं अधिकतर जो आप देखोगे कुछ उत्तराखंड की भी हैं, कुछ इसमें बाहर की भी हैं, मतलब ऑल ओवर द इंडिया की हैं। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन तो कॉमन हो गया, लेकिन उरेडा के बारे में, स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन हो गया, चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में स्पेसिफिक मेंशन किया है, इसको हमें ज़रूर कवर करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स,
तो यहाँ से लेकर के और यहाँ नीचे तक आप देखोगे बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स पे बहुत जोर दिया गया है और उसमें वो चीज़ें भी कवर की गई हैं जो बहुत ही रीसेंट हैं। जैसे EWS का एक्ट स्पेसिफिकली लिख दिया। अब इसमें पूछेंगे क्या, ये एक मूट क्वेश्चन है, मतलब सोचना पड़ेगा इसमें भी कि भाई क्या क्यों पूछेंगे। रिजर्वेशन फॉर वेमेन, और उसके बाद से अभी जो 10% रिजर्वेशन इन्होंने गवर्नमेंट जॉब में स्टेटहुड एक्टिविस्ट को दे दिया है, उसको बोल रहे हैं कि ये सोशल इंक्लूजन का पार्ट है। ठीक है, तो वो भी ये पूछने वाले हैं ऐसा उन्होंने बताया है। एंड देन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी पेपर 1 खत्म नहीं हुआ, ठीक है। देखिए लंबा चौड़ा पेपर है। जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरल साइंस तो चलो सॉरी इन्वायरमेंट जो है वो तो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी भी हम कवर करते हैं, लेकिन जनरल साइंस का जो पोर्शन है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने वैसे बोल दिया है कि जो डे टू डे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं वही पूछेंगे। और यूपीएससी में जो एक डायलॉग लिखा होता है वो यहाँ बता दिया, एजुकेटेड पर्सन हु हैज़ नॉट मेड ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर ब्रांच, वो इसको कर सके। तो यानी न्यूज़पेपर बेस्ड जो होता है वो पूछेंगे, बट पूछने को वो पूछ ही सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें इन्होंने बता दी, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, कार्बन एब्जॉर्प्शन। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक, उसके बाद से तो यहाँ पे बायोटेक किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इन्फेक्शियस लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड इट्स प्रिवेंशन। इसका कोई मतलब नहीं है, बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात करना चाह रहे होंगे, क्योंकि भैया देखो लाइफस्टाइल डिजीज़ अलग होती हैं, इन्फेक्शियस अलग होती हैं। इन्फेक्शियस लाइफस्टाइल कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, कि मान लो विटामिन डी से क्या कमी से क्या हो रहा है, या फिर वायरस से और उनसे क्या हो रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, डिजीजेज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, जो कॉमन है न्यूज़ में आ रही होंगी। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलीमर्स एंड सॉल्यूशंस, फंडामेंटल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, केमिकल टॉक्सिकोलॉजी। अब पता नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं पढ़ रखा है कि ये क्या होता है, बट हाँ किसी न किसी तरीके से हमें इसको कवर करना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा दिया है तो कुछ तो पूछेंगे। जनरल आइडिया, फोर्स, एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड देयर यूजेस इन डेली लाइफ। मेरा मानना है कि यहाँ से ये बहुत अधिक क्वेश्चन शायद ना पूछे, क्योंकि पूछेंगे तो साइंस वाले भी मुश्किल है कि इसको सॉल्व कर पाए। न्यूमेरिकल आने की संभावना 0 के आसपास है, हो सकता है 0.1% कह दूं कि कभी आ ही जाए। न्यूमेरिकल प्री में आ गए थे अपर के, लेकिन मुझे नहीं लगता मेंस में ये लोग पूछेंगे, और पूछेंगे तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। फिर भी इसके फॉर्मूले थोड़े बहुत जो पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये वाला थोड़ा सा इजी पोर्शन है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो होता है, तो किस तरीके से इंटरनेट, ईमेल, साइबर क्राइम, साइबर लॉज वगैरह और ई गवर्नेंस, ये सब हम कवर कर सकते हैं। देन इन्होंने जो दिया है वो आगे आपका एथिक्स एंड एप्टीट्यूड वाला पोर्शन। पेपर 1 ही चल रहा है, ध्यान रखना, ये पेपर 1 का पार्ट है, अभी पेपर 2 नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत लंबा चौड़ा हमारा पेपर 1 का पोर्शन है, और पेपर 2 भी छोटा नहीं है, अभी हम देखेंगे। ह्यूमन वैल्यूज़, वर्क कल्चर एंड सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, तो यहाँ पे एथिक्स का जो आपका बेसिकली पोर्शन है कि इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, वर्क कल्चर, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सिविल सर्विसेज, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि लगभग लगभग हम एथिक्स में करते हैं। सिमिलरली कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, तो इंडिया से अंबेडकर, विवेकानंद, गांधी, टैगोर, अब्दुल कलाम, इनकी क्या क्या आइडिया है सिविल सर्विसेज को लेकर के, पब्लिक सर्विस को लेकर के, वो हमको पता होने चाहिए, उसके बेसिस पे बना सकते हैं, वो वैसे भी हमें पता होने चाहिए। तो ये हो गया आपका पेपर 1, अब जाके ख़त्म हुआ, और अब आता है आपका पेपर 2, और इन्होंने शुरू में ही रख दिया इंडियन इकॉनमी। अगर आप पिछले सिलेबस से कंपेयर करोगे, इंडियन इकॉनमी में इतना पूछते नहीं थे, उसमें स्कीम्स पे ज़्यादा जाते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सब कुछ लिख दिया है। बेसिक फीचर्स, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, मीनिंग एंड ट्रेंड्स, सेक्टोरल कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग पे आ गए, उसके बाद से एग्रीकल्चर वाला लंबा चौड़ा पोर्शन है इनका, फूड सिक्योरिटी वगैरह तक का, और ये लगभग वही चीज़ है जो आप अपर के सिलेबस में भी देख सकते हो। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया,
ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पे कर ली। पूरा पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी है वो ये वाला पोर्शन यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। देन डेमोग्राफी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी ये पूछ सकते हैं। और अब आ जाते हैं सीधा उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड में भी लगभग लगभग यही चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, जैसे जो मेन फीचर्स और बड़ी बड़ी जो बातें हैं रिसोर्सेज वगैरह को लेकर के जो बातें वो पूछ लिया। फिर ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इंटरस्टेट ट्रेड वगैरह उसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। देन पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि स्टेट मॉनेटरी पॉलिसी तो कर नहीं सकता, फिस्कल पॉलिसी तो उसके बारे में पूछ लिया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके का है स्टेट में, क्या इश्यूज़ हैं, किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, सब कुछ। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में, बैंकिंग, फाइनेंस, टूरिज्म, पिलग्रिमेज। टूरिज्म पिलग्रिमेज पे इन्होंने आप देखो अलग से एक सेक्शन दे रखा है, बैंकिंग फाइनेंस पे अलग से दे रखा है। ये वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड डेमोग्राफी। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि कुछ बचा नहीं है ना। जो आप यूपीएससी का सिलेबस देखते हो प्लस ही है, माइनस कुछ नहीं है, तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको जो है ढंग से करने के लिए। तो फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिकल सिस्टम वगैरह, तो इंडियन ज्योग्राफी तो यहाँ आ ही गई। उसके बाद से आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के फिर से कुछ पोर्शंस आ गए हैं। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो रहता है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछ लिया है। और उसके बाद से डेमोग्राफी रिलेटेड यहाँ भी आपको मिलेगा, जो कि ऊपर इकोनॉमिक्स में था। तो हमें पता ही है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी में कुछ पोर्शन कॉमन होता है, तो वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। केवल एक चीज़ जो आप देखोगे थोड़ा सा मुझे लगा कि बहुत अच्छा दिया है, रीजनल कॉन्शियसनेस एंड नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये थोड़ा सा वेग भी है और मैं कहूँगा बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो इसको क्लास में देखेंगे किस तरीके से होता है, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये मतलब नए नए टॉपिक इन्होंने यहाँ पे डाल दिए हैं। देन ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, अब यहाँ पे अगेन लगभग वही चीज़ है जो आपको अपर के मेंस में देखने के लिए मिलती है। तो जियो वहाँ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, यहाँ जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, अंतर कुछ नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ उत्तराखंड, हिमालय, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, मेजर रिवर्स वगैरह जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो पूछ लिया। उसके बाद से आप देखोगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे भी ये आ जाते हैं, यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फैक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मेजर क्रॉप्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर होल्डिंग्स वगैरह वगैरह। फिर डिजास्टर, क्योंकि उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट है, वाटर से रिलेटेड बातें पूछ ली। फिर अब ये बहुत अच्छा इन्होंने नीचे ना एक पोर्शन दे रखा है, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ रिमोट एरियाज, टाइप्स, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। ये अपर में नहीं है, ये इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। मैं ये बोलूँगा ना, अपर से भी डिटेल्ड और बढ़िया सिलेबस इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, उत्तराखंड का भी और जो आपका बाकी है उसका भी। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वगैरह, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स प्रिजर्वेशन, पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड, तो ये सब कुछ यहाँ पे कर लिया। अब कुछ ऐसा पोर्शन जिससे लोग डरते हैं वो है मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होता है बहुत ही सिंपल होता है, वैसे इतना कठिन कुछ भी नहीं होता। उसमें जो आपके पाई चार्ट हैं, बार ग्राफ्स हैं, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, ये मैथ्स का न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। और ये इसके अलावा करंट इवेंट्स जो हैं उन्होंने दे दिए हैं। अब ये तो हो गया, सिलेबस हमने देख लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी भी मेरे दिमाग में हैं और मुझे पक्का यकीन है कि आपके दिमाग में भी होंगे। नंबर 1, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कितने मार्क्स के आएंगे, ये अभी तक क्लैरिटी इन्होंने नहीं दे रखी। जैसे मैंने पहले ही बताया, अभी कुछ क्लैरिटी इस पे नहीं है। हमने ऐसे में हमको पता चल गया, वहाँ पे पता चल गया, लेकिन क्या वर्ड लिमिट है, क्या मार्क्स हैं, वी डोंट नो। अजम्पशन मेरा ये है कि जो इनका पुराना जो सिस्टम था उससे बहुत अधिक दूर नहीं जाएंगे, अपर के सिस्टम से बहुत अधिक दूर नहीं जाएंगे, यानी आपको छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे और बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे। जो छोटे क्वेश्चंस हैं मेरा मानना है वो वही 25, जैसे पहले 20 वर्ड्स के पूछते थे, 20-25 वर्ड के, तो 20-25 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड के आपको देखने के लिए मिलेंगे। बड़े क्वेश्चन भी ये 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, जो कि अपर में है, लेकिन ये मेरा अजम्पशन है, ये मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो शायद सबके दिमाग में होगा,
लोअर पीसीएस के इस सिलेबस से रिलेटेड कि सर इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब देखो मैंने पहले भी बोला है कि इसके लिए जो अलग अलग पोर्शन है उसका अलग अलग करके हम लोग एक करेंगे, क्योंकि एक में तो संभव ही नहीं है वीडियो में, जब तक मैं काफ़ी लंबा ना बना दो घंटे 3 घंटे का ना बना दूं कि इसका हर सेक्शन में डिस्कस कर लूं। ठीक है, तो हिंदी का हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, एसए का अलग से कर लेंगे, जो इसमें हिस्ट्री का पोर्शन है, जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, जो उत्तराखंड का पोर्शन है, जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, उसके अलग अलग वीडियो करके करेंगे, इंक्लूडिंग कि कहाँ से कौन से सोर्सेज से कवर करना है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी वीडियो में, कुछ चीज़ें हम लोग अलग से कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि अभी समय है तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, धीरे धीरे इसको लेकर के आपके सामने हम आएंगे। बाय बाय।